स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नायका के बारे में। नायका जिसकी एक कंपनी है एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड। एफएसएन का मतलब होता है फाल्गुनी संजय नायर। फाल्गुनी एंड संजय नायर आर द फाउंडर्स ऑफ नायका। इस वीडियो में करेंगे हम नायका का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, समझेंगे कंपनी के बिजनेस को, और यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे हम लोग बाकी सारी चीज़ों पे गौर करेंगे कि कंपनी काम कैसे करती है, क्यों कंपनी ये एक ऐसा यूनिकॉर्न है जो कि प्रॉफिटेबल है, और वो सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे इस पर डिस्कशन करेंगे। और एंड में हमारा यहाँ पे इस पर व्यू पॉइंट बताएंगे कि आपको अगर इसका जब भी आईपीओ आएगा तो आपको क्या करना चाहिए। ड्यूरिंग द वीडियो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के बिजनेस को, फिर हम लोग बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, उसके बाद हम लोग कुछ पीयर कंपैरिजंस वगैरह देखेंगे और कुछ की रिस्क और की स्ट्रेंथ वगैरह देखेंगे, और लास्ट में हम थोड़ा बहुत इंडिया की यहाँ पे जो कि इंडस्ट्री है, बेसिकली हेल्थ एंड पर्सनल केयर, जो ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत यहाँ पे चर्चा करेंगे। और ये पूरा का पूरा एनालिसिस हम लोग यहाँ पे डीआरएचपी से करेंगे, और इस वीडियो से आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि आप आरएचपी या फिर डीआरएचपी को कैसे एनालाइज करना चाहिए। चलिए, सभी आरएचपी और डीआरएचपी का जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। और एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए, देखिए, डीआरएचपी और आरएचपी जो होता है वो 550 पेजेस के लगभग होता है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी को अगर आपको समझना है ना, तो सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है डीआरएचपी, आरएचपी, या फिर उसके बाद होता है एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह। तो सबसे पहले एक यहाँ पे जो अपन देखेंगे, एक यहाँ पे हेडिंग होती है आवर बिजनेस करके, इससे ऊपर एक और हेडिंग थी इंडस्ट्री एनालिसिस, वो अपन बाद में कवर करेंगे। अब आवर बिजनेस के अंदर अपन कंपनी के सबसे पहले बिजनेस को समझते हैं। देखिए, बेसिकली नायका क्या काम करती है। नायका यहाँ पे ओमनी चैनल बेसिकली कंपनी है, जो कि यहाँ पे एक तो ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, मतलब ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में काम करती है, और दूसरा इनका एक और सेगमेंट है फैशन। फैशन के अंदर ये लोग काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या क्या होता है। चलिए, सबसे पहले ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल है। ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल का मतलब क्या हुआ, ये लोग ऑनलाइन भी काम करते हैं और यहाँ पे ऑफलाइन भी करते हैं। ऑफलाइन इनके लगभग 73 स्टोर्स है 38 सिटीज़ में, और वहीं पे इनके ऑनलाइन में क्या क्या है, साइट है और इनकी ऐप है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने बताया कि हमारे डाउनलोड्स वगैरह कितने हैं, और वहीं पर अगर आप देखोगे कंपनी का जो 86% बिजनेस है वो यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आता है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न था नायका की सक्सेसफुल होने का, कि उनके पास है ना ऑनलाइन यहाँ पे उनका जो अप्रोच है वो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज वो काफ़ी इंटरेक्टिव है और यहाँ पे काफ़ी अपीलिंग है। और लास्ट ईयर जो कंपनी के, जो अब अपन फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पे अपने पता पड़ेगा कि ऑनलाइन होने के कारण यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिला है। अच्छा, अब यहाँ पे नायका के कुछ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें। नायका जो कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, नायका फैशन जो कि अपैरल एंड एक्सेसरीज के अंदर है। अब आप यहाँ पे समझोगे नायका के लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म को। देखो, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो इनके पास 3800 ब्रांड्स के साथ इन लोग ने कोलैबोरेशन कर रखा है। 3800 ब्रांड्स मतलब क्या हो गया, बेसिकली अगर जो आप देखोगे लुई विटॉन वगैरह हो गया, या फिर किसी भी तरह के जो फैशन ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, वो यहाँ पे अपना नायका के प्लेटफॉर्म पे आके सामान बेचते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कंपनी क्या करती है, नायका उनको क्या देती है, बेसिकली उनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है, और उनके यहाँ पे उनको यहाँ पे सेल्स के लिए यहाँ पे एक चैनल देती है। ठीक है, और वहीं पे ये वाली जो कंपनीज है ब्रांड इंडस्ट्रीज वाली जो होती है, वो यहाँ पे इन लोग के लिए क्या करती है, वेयर हाउसिंग, ओमनी चैनल वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड बिल्डिंग वगैरह का काम करती है। उसके बाद कुछ इनके सेलिब्रिटी एंड इन्फ्लुएंसर्स दे हायर, जैसे कि कटरीना कैफ को इन लोग ने हायर किया था कैट फैशंस निकालने के लिए। इस तरह के ये लोग बहुत इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते रहते हैं, जो कि इनके लिए बेसिकली यहाँ पे ना इनका यहाँ पे ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उन लोग को ये लोग उनकी ओवरऑल यहाँ पे फॉलोवर्स और प्लेटफॉर्म और यहाँ पे एबिलिटी टू मोनेटाइज वगैरह बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर्स है, जिनको ये लोग प्रोडक्ट सेल करते हो, कंज्यूमर्स बदले में इनको यहाँ पे रेटिंग्स एंड रिव्यूज देते हैं और लाइफस्टाइल कंटेंट देते हैं। अभी अगर आप मुझे पूछोगे कि इन लोग ने कितने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 31 मार्च 2021 में इन लोग के पास 220 लाख से ज़्यादा इनके पास प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे सेल करते हैं। उसके बाद अगर कुछ की हाइलाइट्स देखें, जीएमवी यानी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जो होती है, बेसिकली आपका यहाँ पे कितने रुपए का सामान एक साइट पे बिकता है। अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह की बात करें तो हमेशा उनकी जो सेल्स है वो जीएमवी से नापी जाती है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। अच्छा, ये लोग कमाते कैसे है, बेसिकली एक तो इनके खुद के ओन ब्रांड्स है, नायका के 13 ओन ब्रांड्स है, और उसके अलावा बाकी इनके अदर जो है ना थर्ड पार्टी वेंडर्स है। अभी थर्ड पार्टी जो ब्रांड्स होते हैं, मान लीजिए अगर अपन देखिए जो लुई विटॉन वगैरह हो गया, या फिर कोई भी आप कंपनी ले लो,
तो वो जब ब्रांडिंग यहाँ पे अपना यहाँ पे जब सामान बेचता है, मान लीजिए टाइटन जब यहाँ पे अपना सामान बेच रहा है या तनिष्क बेच रहा है, तो तनिष्क यहाँ पे एक है ना इनको कमीशन पे करता है नायका को, ठीक है, तो वो तो इनका हो गया। और वहाँ पे जो पूरी ज्वेलरी की वैल्यू होती है वो आपकी जीएमवी में काउंट होती है। तो ऐसे अगर आप देखोगे 56% की सीएजीआर ग्रोथ है पिछले 3 साल के अंदर। वहीं पे जो रेवेन्यू की जो ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर आपका कमीशन वाला रेवेन्यू आएगा, अगर आप देखोगे तो वो बेसिकली 48% की है। अभी अगर आप जीएमवी देखोगे तो इनका 40,000 मिलियन का है, और ओवरऑल यहाँ पे जो रेवेन्यू है इनके लिए वो 24,000 है। एबिटा और एबिटा मार्जिन है यहाँ पे, बिकॉज ये कंपनी एबिटा और नॉट प्रॉफिटेबल है, इट इज़ वन ऑफ द प्रॉफिटेबल वेंचर। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इनका एबिटा मार्जिन 1.85% से बढ़ के 6.61 हुआ है, और अभी यहाँ पे जो एबिटा है वो 1614 मिलियन का है। अच्छा, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपको सिंपल एक चार्ट बताता हूँ। एग्जिस्टिंग जो हेल्थ और मतलब अगर आप देखोगे ब्यूटी और पर्सनल केयर का मार्केट है ना, वो $16 बिलियन का है। वहीं पे जो एक्सपेक्टेड है कितना आने वाले 5 साल में, तो $28 बिलियन का हो जाएगा। वहीं पे फैशन का मार्केट भी इसी तरीके से कुछ बढ़ेगा। सो देयर इज अ टारगेट एड्रेसेबल मार्केट, और ये इनके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंपनी ने बताया कि बेसिकली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ये लोग क्या करते हैं, 1,97,000 SKUs है, जिसके अंदर 2400 प्लस ब्रांड्स का यहाँ पे काम किया जाता है। वो मतलब अपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और सबसे पहले नायका ने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ही यहाँ पे चालू किया था, और वही यहाँ पे सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि इंडिया में जब इन लोग ने 2012 में स्टार्ट किया था तो कोई भी डेडिकेटेड ब्यूटी और पर्सनल केयर वाली ऑफरिंग कंपनी नहीं थी, ठीक है। मान लीजिए जितनी भी अपनी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो ऑफरिंग्स होती थी वो एक यहाँ पे बिग यहाँ पे एफएमसीजी जाइंट के थ्रू होती थी। मान लीजिए जैसे लैक्मे भी है तो वो एक एचयूएल का प्रोडक्ट है, दैट इज ना एफएमसीजी जाइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो एक यहाँ पे जो जरूरत थी कि एक्सपर्टाइज की, वो यहाँ पे इन लोग ने यहाँ पे इसको हायर किया। अभी अगर आप देखोगे इनके खुद के जो ब्रांड्स है वो के ब्यूटी, जैसे कि मैंने जो कैटरीना कैफ वाला बताया, नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल्स वगैरह इनके कुछ ब्रांड्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे इनकी फैशन ऑफरिंग्स है, फैशन ऑफरिंग्स में भी यहाँ पे कुछ लगभग यहाँ पे 1350 ब्रांड्स है, और 1.8 मिलियन SKUs वगैरह ये लोग बेचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका कुछ की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स और फिनेंशियल मैट्रिक्स है, ये मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यही फिनेंशियल और की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स आपको जब कंपनी लिस्ट होने के बाद रिजल्ट वगैरह पोस्ट करेगी तो या फिर RHP वगैरह आएगा, तो अपने को सबसे ज़्यादा यही देखना है। अगर आप नंबर ऑफ विजिट्स देखोगे तो लगातार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, इट इज़ लगभग है ना या 100% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे फैशन के अंदर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ है, और फैशन वाला जो बेसिकली इनका सेगमेंट था वो बहुत ही अभी रिसेंट में ही चालू हुआ था, जहाँ पहले केवल 0.1 मिलियन विजिट्स हुए करते थे, अब 172 मिलियन हो गए हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एवरेज यूनिक विजिटर्स कितने, तो वो यूनिक विजिटर्स का डेटा दिया है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, अब तो ये तो विजिटर्स हो गए, अब उन विजिटर्स में से कितने लोग आके यहाँ पे ट्रांजैक्ट करते हैं, तो एनुअल जो ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं, अगर कंज्यूमर्स की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे लगभग 6.2 मिलियन लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑर्डर्स कितने फाइल किए जाते हैं, ऑर्डर्स का मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे बताया, तो कंपनी ने बताया कि 17 मिलियन ऑर्डर्स और यहाँ पे 2.4 मिलियन ऑर्डर। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये अपन टर्म बेसिकली वहाँ पे समझ चुके थे जब अपन ने जोमेटो का एनालिसिस किया था। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं साइट पे गया तो मैं एक फैशन का कितने रुपए का सामान खरीदूंगा, तो मैं करीबन 2700 रुपए का खरीदूंगा। वहीं पे एक ब्यूटी पर्सनल केयर के अंदर 1900 रुपीज़ का यहाँ पे एक है ना एवरेज ऑर्डर बास्केट होता है। उसके बाद जीएमवी मैंने आपको बताया, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी के अंदर अगर आप देखोगे जीएमवी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे लास्ट ईयर में 50% रही है, उससे पिछले वाले साल में 62% की ग्रोथ रही है। ओवरऑल यहाँ पे आप जीएमवी में देखोगे तो एक हेल्दी ग्रोथ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वगैरह भी अपन ने देख लिया, और रेवेन्यू की ग्रोथ भी देख ली। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप बात करते हो तो 40% का है। एबिटा मार्जिन यहाँ पे लगभग ठीक ठाक है, 6.61% है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अब यहाँ पे कंपनी जाके प्रॉफिटेबल बनी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 2.54% है, और यहाँ पे अभी जो इस साल FY21 में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया 619 मिलियंस का। ये एक बेसिकली ऊपर से मैंने सारी चीज़ें बता दी। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी ने अपने रिस्क में बताया कि हो सकता है हम लोग आने वाले समय में भी यहाँ पे लॉस में रहे। 2 कंपनी इस बार FY21 में प्रॉफिटेबल है, बट आने वाले टाइम में भी ये हो सकता है लॉस में रहे। अच्छा, वैल्यूएशंस पे अपन बात करेंगे जब मैं और प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करूंगा। फिर ये वैल्यू प्रपोजिशन है, बेसिकली इन लोग की क्या क्या वैल्यूज़ है। कस्टमर फर्स्ट, यहाँ पे एक तो फुलफिलमेंट टाइम पे हो जाना चाहिए, क्वालिटी वगैरह जो एक जनरली होता है, और ब्रांड रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग वगैरह वो सब चीज़ें होती है। अच्छा, एक्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर्स। एक्जिस्टिंग कस्टमर की डेफिनेशन जो पिछले 1 साल के, मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने दिया है कि अगर एटलीस्ट 1 ऑर्डर इन एनी 1 प्रायर फाइनेंशियल ईयर ऑन आवर वेबसाइट, मतलब एक ऐसे आदमी ने अगर मान लीजिए 2013 में भी अगर कभी किया है ट्रांजैक्शन, तो वो एक्जिस्टिंग कस्टमर माना जाता है, अगर वो 2021 में आगे ट्रांजैक्शन कर रहा है। नायका की एक अच्छी बात ये हो रही है कि यहाँ पे इनके जो कस्टमर्स हैं वो दे आर वेरी स्टिकी। अगर आप देखोगे 70% कस्टमर्स यहाँ पे एक्जिस्टिंग है, और नए कस्टमर्स यहाँ पे 30% है। सो मतलब बेसिकली रिपीटेड बिजनेस जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
क्योंकि उससे क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वगैरह आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एक बार आप यहाँ पे जोमेटो या फिर किसी मतलब ऐप से जुड़ गए, पेटीएम से जुड़ गए, तो अब आपको पेटीएम पे अब वो कितनी भी प्रोडक्ट सर्विसेज आपको ऑफर करे, अब आपको एक्वायर करने के लिए मतलब साइट उनकी ऐप पे लाने के लिए आप उनको खर्चा नहीं करना पड़ता। सो वो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर यहाँ पे कंपनी ने और भी बाकी सारी चीज़ें बताई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कंपनी ने लगातार जैसे लॉरियल, पेरिस वगैरह इनके साथ भी है ना एक नाइका ने वो किया है पार्टनरशिप में। इनकी थर्ड पार्टी ब्रांडिंग वगैरह जो होती है, मतलब जो ब्रांड पोर्टफोलियोज है थर्ड अदर वेंडर्स के, इसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, ये कभी है ना प्राइस कंट्रोल नहीं करते। लॉरियल यहाँ पे अपने जो बेसिकली प्रोडक्ट्स है वो नाइका की साइट पे अपने हिसाब से डिसाइड करती है कितने रुपए में बेचना है, बट ये लोग प्राइस कंट्रोल नहीं करते, बट दे कंट्रोल प्रोडक्ट्स। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे एक बार मेरे को याद नहीं है, एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की बैग कंपनी है, आई थिंक लुई विटॉन वगैरह ही है, जिसने इंडिया में नाइका के लिए स्पेसिफिकली अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कि इकोनॉमिकल था। सो नाइका बहुत बार है ना एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, बट दे डोंट हैव एक्सक्लूसिव सेल एग्रीमेंट्स और एक्सक्लूसिव प्राइस एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जरूर मिलेंगे, जो कंपनी ने बताया थोड़ी बहुत यहाँ पे जो इनकी पार्टनरशिप हुई थी। बाकी इनका जो ब्रांड पोर्टफोलियो है वो बेसिकली ये पापा बेला, ये जितने भी है ना, ये आप ब्रांड देख लो, पीपा बेला वगैरह, ये नाइक्ड वगैरह, ये सब कंपनी के ओन ब्रांड्स है। अगर आप देखोगे इनके 13 ओन ब्रांड्स है, जिसमें नाइका कॉस्मेटिक, नेचुरल्स, के ब्यूटी, 20 ड्रेसेस, नाइक्ड बाय नाइका और पीपा बेला वगैरह आती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अच्छा, ओमनी चैनल के बारे में मैंने बता दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह है। इनके ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर भी यहाँ पे इनके बेसिकली है ना एक्सपर्ट्स वगैरह रहते हैं, जो आपको बेसिकली आपको ब्यूटी, पर्सनल केयर या फिर फैशन एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं। सो लगभग 250-300 वो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं जो यहाँ पे इनके हेल्प करते रहते हैं। अच्छा, इनके 3 तरह के यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्टोर फॉर्मेट्स है, नाइका लक्स, नाइका ऑन ट्रेंड, नाइका कियोस्क। इसके बारे में बात करेंगे। देखो, नाइका लक्स बेसिकली बहुत बड़ा जो होता है, एक फुल फ्लेज अपना एक फैशन स्टोर और ब्यूटी स्टोर होता है। नाइका ऑन ट्रेंड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये बहुत ही मतलब मेरा फेवरेट है ना स्टोर फॉर्मेट है ये फिजिकल स्टोर फॉर्मेट्स की बात हो रही है। नाइका ऑन ट्रेंड मेरे को क्यों अच्छा लगता है, देखो नाइका ऑन ट्रेंड जो होता है ना, बेसिकली 700 स्क्वायर फीट का ये इनका जो होता है, अगर आप देखोगे ये स्टोर होता है। अभी इस तरह के जो स्टोर थे बेसिकली यहाँ पे कंपनी ने काउंट दिया था, हाँ 30 है। सो मैं एक इसमें क्या अच्छी चीज़ लगती है मेरे को कि इस स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं ना, वो इनके ऑनलाइन जो साइट्स और ऐप्स वगैरह है, उस पर जो सबसे ज़्यादा इनको यहाँ पे कस्टमर रिव्यूज़ मिल रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा खरीदा जा रहा है, जो ट्रेंडिंग है, वो यहाँ पे ये लोग अपने इस वाले ट्रेंड वाले उसमें लेके आते हैं। फिर नाइका कियोस्क क्या होता है, नाइका कियोस्क तो बेसिकली एक ना फ्री स्टैंडिंग यूनिट है। अपन ने मॉल्स वगैरह में देखा ना, छोटे मोटे ठेले टाइप्स जिनको बोलते हैं। कियोस्क बेसिकली नथिंग बट है ना ट्रेडिशनल ठेले का यहाँ पे मॉडर्न नाम है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं एकदम सारी भाषा में समझा रहा हूँ ताकि अपने को समझ जाए। देखिए, ये कियोस्क वगैरह बहुत सारे होते हैं। अब ये तो है ना जनरली अगर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे बहुत सारी जगह चलाती है और ये टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो कियोस्क वगैरह भी होता है। फिर फुल फ्लेज लग्जरी स्टोर अगर आपको देखना है तो वो ये नाइका लक्स जो होता है, ये फुल फ्लेज लग्जरी स्टोर होता है। सो दिस इज ओवरऑल देयर इनका स्टोर फॉर्मेट, ठीक है। अभी फिर बाकी इनकी एप्लीकेशंस वगैरह और इनकी वेबसाइट वगैरह जो आप यहाँ पे देख सकते हो, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग। अच्छा, नाइका मेरे से कोई पूछता है कि यहाँ पे मेंस में भी है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अभी उन लोग ने मेंस अपैरल वगैरह भी चालू किया है, मेंस ब्यूटी वगैरह भी चालू किया है, एंड विच इज़ वन ऑफ द की स्ट्रेंथ है। अच्छा, इनका बेसिकली क्या क्या स्ट्रेंथ है, एक तो ये लोग बहुत है ना लाइफ स्टाइल फोकस्ड प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, जो कि आप मतलब ट्रेंड से आपको जुड़ा रहना ही पड़ेगा। और वहीं पर उसके बाद इनके बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी बताई थी। एक तो इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी कैपिटल एफिशिएंट है, कैपिटल टर्नओवर रेशो जो कि बेसिकली रेवेन्यू डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल से किया जाता है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, तो अभी 4.2x का है। उसके बाद इनकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उसके बारे में बात की है। इट इज़ मतलब है ना ब्यूटी टेक कंपनी है, ठीक है। वहीं पे कंपनी कंटिन्यू विल यहाँ पे ग्रोथ आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो नए कस्टमर्स को एक्वायर करेगी, ब्रांड रिलेशनशिप डेवलप करेगी, लाइफस्टाइल अदर तरह के न्यू चैनल्स वगैरह लॉन्च कर सकती है, ओमनी चैनल कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पे एक्सपैंड करेगी, नए ब्रांड पोर्टफोलियो, खुद के ब्रांड पोर्टफोलियो में ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद इंटरनेशनल एक्सपेंशन, एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर्स इन इंडिया में किए जा सकते हैं। अच्छा, फिर कंपनी ने बिजनेस रिलेशनशिप्स वगैरह बताया कि किस किस के साथ किस तरह का एग्रीमेंट होता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी देखिए, अच्छा नाइका की जो ओन ब्रांड्स है ना, उसके अंदर बेसिकली 2 तरह के काम होते हैं। एक तो ये लोग है ना खुद बनाते हैं, इनकी खुद की फैक्ट्रीज वगैरह हैं, और कुछ यहाँ पे ना थर्ड पार्टी वेंडर्स, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनाते हैं, बट ब्रांडिंग इनकी होती है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो ये इनका ओवरऑल यहाँ पे बिजनेस है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वगैरह, ठीक है, बैक एंड सर्विसेज वगैरह, डेटा वगैरह, वो तो बेसिकली इनका है ना, जो मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे जो इनका बेसिकली जो एसईओ वगैरह है वो बहुत स्ट्रांग है।
और इसका आप है ना कंपैरिजन बेसिकली अपना है ना मिंत्रा की ग्रोथ से कर सकते हो। मिंत्रा में अगर ग्रोथ अच्छी होती है, मिंत्रा की ग्रोथ को अगर ये बीट कर पाते हैं तो यहाँ पे बहुत बढ़िया बात है। सो अगर आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटर पूछते हो तो मिंत्रा एक तरीके का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। बाकी बाहर की कंपनीज हैं, और मैं आपको बता दूं कि बाहर की कंपनीज की जो वैल्यूएशन है और जो नायका की वैल्यूएशन रहने वाली है, वो यहाँ पे नायका की वैल्यूएशन ज़्यादा रहने वाली है, बिकॉज इंडिया एक अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है ब्यूटी, पर्सनल हेल्थ केयर या फिर अगर अपन देखें फैशन के अंदर। तो ये इनके स्टोर का फुटप्रिंट है, जो यहाँ पे कंपनी ने बताया कि इनके टोटल 18 वेयर हाउसेज है और 73 स्टोर्स है। ठीक है, तो ये इनका ओवरऑल यहाँ पे सेगमेंट हो गया है। कुछ सेलेक्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इनकी जो डेप्ट है वो यहाँ पे अभी कम होती हुई दिखाई दी, और कंपनी ने भी प्लान किया थोड़ी बहुत डेप्ट दे विल गोइंग टू पे। NAV पर शेयर कितनी है, वो है 330 रुपीज़। मतलब बेसिकली नेटवर्थ को जब आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हो तो यहाँ पे आपका नेट वो आ जाता है NAV पर शेयर। वहीं पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, और वहीं पे कंपनी का यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लगभग नॉर्मल है, और मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लास्ट टाइम ही आई है। बेसिकली ये सब चीज़ें हो रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, तो ये EPS वगैरह आप देख सकते हो 10 का EPS है। तो एज ऑफ नाउ भी अगर आप देखोगे तो ये एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मतलब ओवर वैल्यू कंपनी हो सकती है, आप इसको कह सकते हो। 100 से ज़्यादा का P होगा ही होगा, बिल्कुल आप मान के चलिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वगैरह रहेंगे इन कंपनीज में। अच्छा, इनके ना 6 सब्सिडरीज हैं जो बेसिकली E-कॉमर्स वेंचर्स और रिटेल वाला ये बिजनेस वगैरह करती है। अब अपन थोड़े ऑफर की डिटेल्स की बात कर ले। 525 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, और लगभग यहाँ पे उसके बाद जो बचा हुआ IPO साइज होगा वो बेसिकली ऑफर फॉर सेल रहेगा। लगभग यहाँ पे जो शेयर्स सेल किए जाएंगे वो रहेंगे 4 करोड़ 31 लाख शेयर्स सोल्ड किए जाएंगे। इसमें जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है वो संजय नायर है, जो कि फाल्गुनी नायर इनके जो फाउंडर है उनके हस्बैंड है। ठीक है, वो जो KKR इंडिया है उसके बेसिकली MD है इंडिया के अंदर। KKR इंडिया अपना कोलकाता नाइट राइडर नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके यहाँ पे MD है। फिर यहाँ पे तरह तरह के जो लोग हैं, TPG ग्रोथ वगैरह है, लाइट हाउस इंडिया फंड है, और योगेश एजेंसीज, JM फाइनेंशियल वगैरह अपने थोड़े बहुत शेयर्स बेच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सुनील कांत मुंजल है, जो कि बेसिकली हीरो मोटोकॉर्प वाले हैं, और यहाँ पे ऋषभ मारीवाला है, जो बेसिकली ये भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ही है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हो रही है। बाकी अगर आप देखोगे तो ये आपका इनका जो बेसिकली वो है अपना सेलिंग शेयर होल्डर्स के नाम थे। असेट्स के अंदर इनका मेन असेट्स है एक तो PPE, जो बेसिकली इनकी बिल्डिंग्स वगैरह होती है, और इनकी लीज होती है। जितने भी इनके स्टोर्स होते हैं जनरली एक जो रिटेल में देखा गया है कि यहाँ पे हमेशा लीज पे लेके बनाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही किया जाता है। अच्छा, करंट असेट्स के अंदर इनके पास कैश बैलेंस काफ़ी हेल्दी है, लगभग 1640 मिलियन प्लस 835 मिलियन का मिला के लगभग अगर आप देखोगे तो 2400 मिलियन के पास इनके पास कैश है। वहीं पर लाइबिलिटीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो बोरिंग्स वगैरह 16 मिलियन की है, बट लीज लाइबिलिटीज़ 1000 मिलियन की है, और करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह को भी अगर आप ऐड कर दो तो यहाँ पे एक अच्छी खासी लाइबिलिटीज़ हो जाती है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि डेब्ट टू इक्विटी रेशो ठीक ठाक है, बट ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है ना, और ये एक तो नेट डेब्ट फ्री नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अच्छा, बाकी यहाँ पे ये कंपनी के एक्सपेंस वगैरह और रेवेन्यूज़ वगैरह, तो वो सब चीज़ें ठीक है। इसमें आप जितना ज़्यादा डिटेल में जाओगे उतना मतलब वो है, वो तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाती है, मैंने तो पढ़ा था, बट आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अपन आ जाते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं। देखो, आपको बता दूं कि है ना, कभी भी एक कंपनी का जब IPO आता है ना, उसकी लास्ट शेयर प्राइस की जो हिस्ट्री होती है, मतलब अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर प्राइस वगैरह चलती है, तो वो आप कहाँ पे मिल सकती है। वो बेसिकली यहाँ पे एक है ना कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ये बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स है, कितने रुपए में किसे अलॉट किए गए उसके बारे में। तो इशू प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 2012 में 10 रुपये का प्राइस था, जो बेसिकली प्रमोटर फैमिली को दिया गया। उसके बाद यहाँ पे तरह तरह के इशू प्राइस वगैरह होते गए। अपन लास्ट वाला देखें तो जो अभी लास्ट में जो हुआ है इशू, अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली यहाँ पे ESOP वगैरह में जब ये दे रहे थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी होता है। ESOP की जो प्राइस है 2200, 3800, 3300 रुपये है। लास्ट जो इन लोग ने अभी अगर अपन देखें तो वो किया था 10 जुलाई, अगर आप देखोगे 2021 को, तो लगभग 3000 से 6000 के बीच में इन लोग ने यहाँ पे इशू प्राइस रखी थी पर शेयर की। उसके बाद कंपनी ने अपना है ना हर एक शेयर पे 2 का बोनस इशू कर दिया, बिकॉज ताकि क्या हो, इनका जो शेयर प्राइस है वो कम हो जाए, तो मतलब शेयर छोटा हो जाए, ताकि है ना ये लोग मार्केट में ऑफर कर पाए। तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है। तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बेसिकली अभी शेयर प्राइस और वैल्यूएशंस पे अपन ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, बिकॉज जब तक कंपनी खुद ही अपने वैल्यूएशंस नहीं डालेगी कितने रुपए पे बेच रही है, तब तक अपन नहीं समझ पाएंगे। बाकी कंपनी ने यहाँ पे जो इनके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी उसको टोटली यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है, और वो सब चीज़ें हो गई है। बाकी और तो ये हो गया है। अच्छा, प्रमोटर्स का यहाँ पे 54% स्टेक है, और मैं आपको बता दूं प्रमोटर्स ने अपना यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेक एक NBFC कंपनी को यहाँ पे प्लेज भी कर रखा है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे फिडेलिटी सिक्योरिटीज़ वगैरह भी है, जो बड़ा नाम है, तो वो सब तो ठीक है। नायका एक ऑब्वियसली एक ग्रोथ स्टोरी है।
चलिए ऑब्जेक्ट्स वगैरह की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर वगैरह की, तो ये जो पैसा लिया जा रहा है इन लोग के लिए एक तो क्या क्या चाहिए इनको, देखो एक तो रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स करेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ पे ये लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, जो कि यहाँ पे इनके ओवरऑल यहाँ पे एक्सपेंड मतलब न्यू वेयर हाउस और न्यू स्टोर्स वगैरह के लिए, और यहाँ पे इस तरह का काम रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो न्यू स्टोर्स है उसको यहाँ पे बनाने के लिए कितना कॉस्ट आता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एक जो न्यू स्टोर है उसको यहाँ पे अगर खड़ा करना है तो 53 करोड़ रुपीज़ का कॉस्ट आता है, और वहीं पे एक न्यू वेयर हाउस को यहाँ पे लेके आना है तो 92 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे कॉस्ट आता है। तो ये बेसिकली कंपनी का यहाँ पे इसमें आया था, DRHP का डेटा है। सो एक काफ़ी है, मतलब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस तो है ही, इट इज़ नॉट एन एसेट लाइट बिजनेस लाइक CDSL और IRCTC। अच्छा, रिस्क वगैरह क्या हो सकती है जो कंपनी ने डाली है, बेसिकली देखो क्या होगा, ये एक तो ट्रेंडिंग बिजनेस है ना, और यहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिव रिव्यू वगैरह आते हैं या फिर ऐप वगैरह डाउन हो जाती है या फिर कस्टमर के रिव्यूज़ वगैरह ख़राब आ गए, ठीक है, क्वालिटी वगैरह पे वो हो गया, ठीक है, पेमेंट वगैरह, पेमेंट गेटवे वगैरह ख़राब हो गए, तो वो सारी चीज़ें तरह तरह की यहाँ पे चीज़ें होती है ना। और वहीं पे कोई ब्रांड यहाँ पे अरेंजमेंट यहाँ पे ख़राब होता है या फिर किसी ब्रांड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे इनका ख़राब होता है, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इस तरह के केसेस देखे गए हैं जो कि कंज्यूमर बिजनेस में जनरली होता है, जैसे मैगी का हुआ था ना, मतलब आपको पता है, तो उस तरीके का बिजनेस यहाँ पे रिस्क रहता है। अच्छा, वैल्यूएशंस की बात करें तो ये जो कंपनी है अभी एज पर न्यूज़ रिपोर्ट यहाँ पे $4.5 बिलियन का यहाँ पे लेके आ रही है वैल्यूएशन, जो कि इंडिया की पहली यूनिकॉर्न कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल वेंचर है। अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे बता दूं, पी रेशो क्या रहेगा अगर $4.5 बिलियन पे रहता है, तो लगभग जो यहाँ पे पी रेशो बैठेगा वो 420 का पी रेशो बैठेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट आवर एस्टिमेट, उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। प्राइस टू बुक रेशो क्या रहेगा, तो प्राइस टू बुक रेशो यहाँ पे 40 का हो जाएगा, और वहीं पे अगर अपन देखें प्राइस टू सेल्स का रेशो, तो यहाँ पे वो लगभग करीबन चला जाएगा आपका 12 के लगभग, ठीक है। तो एक अच्छी खासी वैल्यूड कंपनी है, और इसको अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ पे बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं, बाहर की कंपनीज हैं, उनसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो इनका कॉम्पिटिटर है बेसिकली इंडिया में तो कोई भी नहीं है, बट बाहर एक है सेफोरा है, जो कि बेसिकली एक सेफोरा तो एक खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि दैट इज़ ओल्ड बाय LVMH, जो कि लुई विटॉन है। तो इस तरह के वहाँ पे जो वैल्यूएशंस रहते हैं वो लगभग कम रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो US का मार्केट है वो बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। थोड़ा एक बार इंडस्ट्री देख लेते। चलिए, इंडस्ट्री में जो बेसिकली GDP ग्रोथ वगैरह है वो सब तो ठीक है। अच्छा, इंडिया के अंदर जो यहाँ पे मिलेनियल्स और जेन जेड वाली जो जनरेशन है, मिलेनियल्स मतलब जो अपने 25 से 39 होते हैं, और जेन जेड यानी मतलब 10 से 24 ईयर्स के बीच में होते हैं। अभी इंडिया में इन लोगों का जो यहाँ पे मतलब वो है बेसिकली सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडिया के अंदर जेन जेड और यहाँ पे जो मिलेनियल्स है वो 51% है। सो यहाँ पे ये 20, बिकॉज ये वाली जो एज कैटेगरी होती है ये सबसे ज़्यादा फैशन फ्रीक और ब्यूटी फ्रीक होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या की ट्रेंड है, एक इंडिया में आज भी यहाँ पे जो एक्सेस टू इंटरनेट है वो अभी केवल 50% लोगों को है। ऑनलाइन सर्विसेज का जो यूजर्स का यहाँ पे जो कंजप्शन है वो केवल 28% है। शॉपिंग वगैरह 13% लोग ही करते हैं, और स्मार्टफोन यूजर्स 38% है। बट यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ 5 साल में, जिसका यहाँ पे डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। एकदम सेम का सेम डेटा अपन ने यहाँ पे जोमेटो के DRHP में देखा था, वही एनालिटिक्स है, वही का वही यहाँ पे छाप दिया गया है। रिटेल इंडस्ट्री विल बी अ बूम। अगर आप देखोगे इंडिया में वैसे भी बहुत सारे रिटेल डील्स हुई हैं, अगर जैसे कि देखोगे फ्यूचर ग्रुप वाली हुई है, और इस तरह की यहाँ पे जो रिटेल में बूम आ रहा है, सभी लोग ऑनलाइन आना चाह रहे हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट बूम, ठीक है। 11% CAGR ग्रोथ है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के बारे में कंपनी ने बताया 12% की CAGR ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। अब ये जो CAGR ग्रोथ है ना 12% 11%, ये आप यहाँ पे जो अपना नायका का जो बेसिकली ग्रोथ होगा ना रेवेन्यू का, वो इस पर्टिकुलरली इंडस्ट्री ग्रोथ को बीट करना चाहिए, ठीक है। 10-12% की जो ग्रोथ है। फिर वहीं पे जो बेसिकली ब्यूटी का जो पेनिट्रेशन है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का इंडिया में केवल 6% है, वहीं पे चाइना के अंदर 25-35 है, और US के अंदर 15-20% है। सो एक यहाँ पे ये हो सकता है। फैशन मार्केट जो है वो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 18% की CAGR ग्रोथ यहाँ पे पुट ऑन हो रही है, और यहाँ पे $1 बिलियन वैल्यूएशन तो है ही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन जो बेसिकली फैशन मार्केट का पेनिट्रेशन है वो भी इंडिया में कम है। अभी अपन ने ब्यूटी का देखा था, और फैशन मार्केट का है वो भी है। नायका का एड्रेसेबल मार्केट मैंने बता दिया। सो दीज आर द सम की इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो कि मेरे को लगता है। बाकी मेरा एक और पर्सनल ओपिनियन क्या है, FY21 नायका के लिए और बढ़िया होगा, और वो यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिल्कुल होगा, बिकॉज अब यहाँ पे इकोनॉमी रीओपनिंग हो रही है। अच्छा, FY21 नहीं, बल्कि अपना जो FY22 है जो ये चल रहा है, करंट FY जो है, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या हो जाएगी कि यहाँ पे अब इकोनॉमी रीओपन हो रही है, वापस लोग बाग आ रहे हैं, अब सब लोग वैक्सीनेट हो गए, तो अब वापस जो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशनरी जो स्पेंड है वो यहाँ पे अपना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब आप इतने टाइम से घर पे बैठे हो, अब आपको कपड़े वगैरह की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो दिस विल गोइंग टू बी है ना, यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, एंड दिस विल बी द ईयर फॉर अनदर गुड ईयर फॉर द नायका। सो ये था मेरा पूरा बेसिकली एनालिसिस यहाँ पे नायका पे।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी की तरह सिमिलरली हम लोग ने जोमेटो का भी यहाँ पे रिव्यू किया था, हम लोग पेटीएम का भी करेंगे और जितने भी स्टार्टअप आईपीओज आ रहे हैं उसका भी करेंगे। और मैं आपको हर बार बोलूँगा कि एक स्टार्टअप को अगर आपको समझना है तो उनका DRHP पढ़ लो या फिर RHP पढ़ लो, आप सब कुछ समझ जाओगे। बहुत से लोग बोलते हैं जोमेटो ओवर वैल्यूड है, बट आप कभी जाके कंपनी को समझो, कंपनी के बिजनेस को समझोगे ना अंदर से, तब आपको पता पड़ेगा कि जोमेटो यहाँ पे बहुत यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटिस्टिक यहाँ पे है, जिसकी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जोमेटो पे हमारा क्या व्यू पॉइंट है, क्या टारगेट प्राइस है, तो वो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं स्टार्टअप आईपीओज में, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो, वो भी आप आई बटन दबा के देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।